हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में वृत्त अर्थात सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। ये क्लास 10th का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है। इस वीडियो में क्लास 10th वृत्त से संबंधित उनके कॉन्सेप्टों को समझेंगे, उनसे संबंधित थ्योरम को जानेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले हम जो भी चीज़ आपको बताएं उसका एक नोट्स तैयार करते चले जाना है, ठीक है। सर्कल का डिफिनीशन देखिए तो इसमें है कि वृत्त के एक तल के उन बिंदुओं का समूह होता है जो एक नियत बिंदु से अचर दूरी पर होता है। जैसे आप देखिए, ये वृत्त का केंद्र है और यहाँ से यहाँ एक निश्चित दूरी है और इसको 360 डिग्री में एंगल में घुमा दिया गया है। तो आप अगर इधर से भी लाइन खींचेगा तो वो जितना इधर की दूरी होगी उतना ही इधर भी दूरी होगी, तो ये अचर दूरी होती है। तो वही है डिफिनीशन। अगर आपको लिखना होगा तो लिखिएगा, वृत्त एक तल के उन बिंदुओं का समूह होता है जो एक नियत बिंदु, नियत मतलब कांस्टेंट बिंदु से दूरी पर होता है, अर्थात कांस्टेंट डिस्टेंस पर होता है, ठीक है। ये बदलता नहीं है, उसे कहा जाता है वृत्त, ठीक है। आपको याद रखना है, नियत बिंदु जो होता है यानी जो एकदम निश्चित जो बिंदु होता है उसे वृत्त का सेंटर अर्थात केंद्र कहा जाता है। और अचर दूरी जो होती है यानी यहाँ से यहाँ जो दूरी है, मान लीजिए हम ये ओ दे देते हैं, इसका नाम पी दे देते हैं, तो ये जो ओ होगी वो वृत्त का केंद्र हो जाएगा, वो वृत्त का केंद्र कहलाएगा, ठीक है। वो वृत्त का केंद्र कहलाएगा। ये निश्चित नियत बिंदु होता है, ये निश्चित बिंदु होता है। और अचर दूरी जो होती है यानी केंद्र से जो दूरी जो होती है, जो डिफिनिट दूरी होती है, उसको कहा जाता है वृत्त की त्रिज्या। अर्थात इसमें जो अगर त्रिज्या पूछे तो वो ओपी हो जाएगी, वो वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। तो वो अचर दूरी क्या कहलाती है? वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। नियत बिंदु को हम लोग वृत्त का केंद्र और आपको सर्कल का डिफिनीशन तो यहाँ से आप लिख लीजिएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। आपकी बात देखिए, कोई भी वृत्त के अगर केंद्र को कोई लाइन नहीं छूती है, अगर मान लीजिए हम ये खींच दिए लाइन तो ये केंद्र को नहीं छू रही है, तो केंद्र को न छूने वाली जो रेखा होती है उसको हम लोग जीवा कहते हैं। तो एक वृत्त में बहुत सारी जीवाएं हो सकती है। जैसे ये केंद्र है, केंद्र को टच नहीं करे। देखिए ये लाइन अगर हम खींचा गया यहाँ पर, देखिए ये लाइन जो खींचा है ये केंद्र को से दूर है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? जीवा कहेंगे। इसका डिफिनीशन लिखना है तो लिखिएगा, वृत्त पर के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को जीवा कहते हैं। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ एक कोई बिंदु है और यहाँ कोई एक बिंदु है, अगर इसको मिला देते हैं तो इसको क्या कहेंगे? जीवा कहेंगे। लेकिन ये एक कंडीशन होना चाहिए कि जैसे अगर हम केंद्र से वो टच कर जाएगा तो वो जीवा नहीं, फिर व्यास हो जाएगा। तो आपको ये याद रखना है कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र को छोड़ कर जाए उसको कहा जाता है जीवा, जिसको इंग्लिश में कॉर्ड कहते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो केंद्र से होकर जाती है, उसे व्यास कहा जाता है, जिसको डायमीटर भी कहते हैं। अगर मान लीजिए ये केंद्र है, अगर कोई एक लाइन इसको ऐसे टच करते हुए जाए, केंद्र को टच करते हुए जाए, तो ये सबसे बड़ी जीवा कहलाए, ये सबसे बड़ी जीवा कहलाए। और इसको हम लोग क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे। क्या कहेंगे? व्यास। इसको डी से डिनोट करते हैं। तो इसका डिफिनीशन आपको याद रख लेना है। इसका डिफिनीशन, अगर व्यास का डिफिनीशन आपको लिखना है तो वही लिखिएगा, जब कोई जीवा किसी केंद्र को स्पर्श करते हुए जाए, अर्थात किसी वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो क्या कहलाती है? वृत्त की व्यास कहलाती है। डी से डिनोट करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। व्यास जो में अगर बात करिएगा तो व्यास जो होता है त्रिज्या का ठीक दुगुना होता है, यानी दो त्रिज्या को आप जोड़िएगा तो व्यास के बराबर होगा, यानी डी जो होगा वो 2 × r के बराबर होता है, या r बराबर हो जाएगा d/2। डायमीटर का आधा करिएगा तो होता है त्रिज्या, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। चलिए हम आगे चलते हैं। इसका नोट्स आपको लिखते चलना है। आगे चलते हैं। पर इसमें सेकेंड नंबर आप देखिएगा तो यहाँ पर है, वृत्त पर के दो बिंदुओं को एक और केवल एक जीवा खींची जा सकती है। भाई, वृत्त के दो बिंदुओं से केवल एक जीवा खींची जा सकती है। जैसे आप ऐसे समझिए, मान लीजिए यहाँ कोई एक वृत्त, यहाँ कोई एक बिंदु है और कोई यहाँ एक बिंदु है। अगर हम इसको मिला देते हैं, यहाँ से यहाँ इसको ऐसे मिला देते हैं तो इस पर सिर्फ एक ही जीवा होगा। अब दूसरा अगर आप खींचिएगा तो इस पर इसी लाइन को टच करेगी, तो दूसरा तो खींच ही नहीं सकते। मान लीजिए अगर यहाँ बिंदु है, फिर यहाँ से आप मिलाइएगा तो दो बिंदु हो गया, अलग बिंदु हो गया। तो यही कहा गया है, इसमें नोट्स में दिया गया कि वृत्त के दो बिंदुओं से केवल एक जीवा खींची जा सकती है। दो बिंदुओं पर सिर्फ एक, जैसे मान लीजिए ये वृत्त है और यहाँ पर दो कोई बिंदु है, तो यहाँ से अगर हम कोई लाइन खींचते हैं तो एक ही जीवा होगा, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। थर्ड नंबर है इसमें कि एक वृत्त पर अनेक जीवाएं खींची जा सकती है। हम आपको शुरू में भी बताए थे कि भाई आप इस पर अनंत खींच सकते हैं, जितना खींचना है आप खींचिए। देख रहे हैं बहुत सारा हम खींच सकते हैं, तो इस पर अनंत जो है जीवा हम लोग खींच सकते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए बहुत सारा जीवा जो है खींचा हुआ है, लेकिन यही केंद्र को छू देगा तो वो जीवा सबसे बड़ा होगा, जिसको जो वृत्त की जो सबसे बड़ी जो जीवा होती है उसको हम लोग व्यास का नाम दिया जाता है या व्यास कहते हैं। चलिए हम आगे चल लेते हैं।
चलिए आगे देख लेते हैं। एक छेदक होता है, छेदक रेखा, एक रेखा जो वृत्त के दो विभिन्न बिंदुओं को प्रतिच्छेद कर कर वृत्त से बाहर निकल जाती है, वृत्त को प्रतिच्छेद कर देती है, उसको छेदक रेखा कहा जाता है। जैसे ये देखिए लाइन को क्या करते हुए पूरा काटते हुए चली जाती है, तो इसको कहा जाता है छेदक। जैसे मान लीजिए ये ऐसे ये लाइन खींच दी है, तो ये दो बिंदुओं को क्या करती है, प्रतिच्छेद करते हुए निकल जाती है, तो इसको कहते हैं छेदक रेखा। अगर आपको डिफिनीशन लिखना है तो यहाँ पर दिया गया, आप इसको नोट्स कर लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। ये छेदक रेखा कहलाता है। इसमें भी अगर आपसे कोई पूछे कि एक वृत्त में कितना छेदक रेखा होता है, तो बहुत सारी खींच सकते हैं, देख लीजिए, इधर से भी खींच सकते हैं, इधर से भी खींच सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसमें यहाँ पर कुछ नोट्स है, आप इसको नोट्स को देख लीजिएगा। एक वृत्त में दो बिंदुओं से एक और केवल एक बिंदु छेदक रेखा खींचा जा सकता है। देखिए दो बिंदुओं से एक, लेकिन अगर वृत्त सारी छेदक रेखा खींची जा सकती है, एक वृत्त पर अनेक छेदक रेखा खींची जा सकती है। जैसे देख लीजिए ये और बहुत सारे खींचे जा सकती है, ठीक है। आगे चल लेते हैं। आगे आता है स्पर्श रेखा क्या होता है। स्पर्श रेखा क्या होता है कि वह रेखा जो वृत्त से केवल एक ही बिंदु पर मिलती है, वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। जैसे मान लीजिए ये स्पर्श रेखा, जैसे मान लीजिए हम ये वृत्त है और वृत्त को ऐसे कोई लाइन इसको टच करते हुए जाए, तो कोई भी लाइन जब वृत्त को कहीं छूते हुए चली जाएगी तो वो स्पर्श रेखा कहलाती है, ठीक है। तो ये इसको क्या कहेंगे, स्पर्श रेखा। इसका डिफिनीशन लिखना है तो वह रेखा जो वृत्त से केवल एक ही बिंदु पर मिलती है, तो उसको क्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ ये बिंदु है, अब यहाँ लाइन खींचते हैं तो इस बिंदु को टच करते हुए जाएगी, तो इसको कहेंगे स्पर्श रेखा। ये जो लाइनें होगी उसको हम कहेंगे स्पर्श रेखा, ठीक है। और जिस बिंदु पर टच करेगी, जैसे यहाँ पर ये टच कर रही, यहाँ पर टच कर रही, यहाँ पर टच कर रही, तो इसको स्पर्श बिंदु कहेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब इसको याद रखिएगा, तो जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा वृत्त पर मिलती है उसे स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो आप इसका डिफिनीशन याद रख लेना। तो इसको स्पर्श रेखा और यहाँ पर टच किया तो स्पर्श बिंदु, ठीक है। आगे हम चल लेते हैं, आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे नोट्स देखिएगा। एक वृत्त पर स्थित एक बिंदु से केवल एक स्पर्श रेखा गुजारी जा सकती है। जैसे मान लीजिए यहाँ ये स्पर्श रेखा है, ठीक है। तो यहाँ एक निश्चित बिंदु है, तो इस निश्चित बिंदु पर सिर्फ एक ही गुजारी जा सकती है। और दूसरा अगर देखिएगा तो एक बिंदु पर अनेक स्पर्श रेखा गुजारी, देखिए इस तरह से भी गुजारी जाएगी, इस तरह से भी, इस तरह से भी, इस तरह से भी, इस तरह से भी गुजारी जा सकती है। लेकिन अगर एक बिंदु पर कहे कि एक वृत्त पर एक बिंदु पर कितना, तो भाई एक, ठीक है। आगे चल देते हैं। इस छोटा छोटा पॉइंट है, आप इसको नोट्स बनाते जाइएगा। तीसरा नंबर देख लेते हैं। थर्ड नंबर कह रहा है कि यदि दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, बाहर से स्पर्श करती है, तो उन पर कितने स्पर्श रेखा गुजार सकती है। देखिए दो कोई वृत्त है, जैसे यहाँ एक कोई ये वृत्त है और ये सेकेंड नंबर ये वृत्त है, तो इस पर अगर कहे बाहर से ये एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करे, बाहर से स्पर्श करेगी तो बाह्य स्पर्श, और अंदर से स्पर्श करेगी तो उसको कहते हैं अंतःस्पर्शीय। तो ये बाह्य स्पर्श कर रही है, तब इससे मैं आपसे पूछेगा कितना स्पर्श रेखा गुजारी जा सकती है, तो इस पर 3। फर्स्ट नंबर देख लीजिए, ये दोनों को स्पर्श करे जा रही है, यहाँ पर सेकंड दोनों को स्पर्श कर रही है, और तीनों यहाँ पर ये 3 स्पर्श रेखा। तो कितने स्पर्श रेखा गुजारी जा सकती है, तो उस पर 3 स्पर्श रेखा गुजारी जा सकती है, आपको याद रखना है। चलिए हम आगे चलते हैं, इसका एक नोट्स बनाइए। आगे चलिए 4 नंबर देख लीजिएगा। अब ये अंतःस्पर्श है, देखिए ये बाह्य स्पर्श है, दो वृत्त आपस में बाहर से स्पर्श करता है और ये अंदर से स्पर्श करेगा, ठीक है। तो इसको अंतःस्पर्शीय वृत्त कहते हैं। ये बाह्य स्पर्शीय वृत्त और ये अंतःस्पर्शीय वृत्त। अब अंतःस्पर्शीय वृत्त में आप कहेगा कि ये दो अंतःस्पर्शीय वृत्त पर कितने उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा गुजारी जा सकते हैं। उभयनिष्ठ मतलब दोनों में होना चाहिए, तो उस पर सिर्फ केवल एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अंतःस्पर्शीय में सिर्फ एक और बाह्य स्पर्शीय में 3 उभयनिष्ठ रेखा खींची जा सकती हैं, ठीक है। आगे चल लेते हैं। इसको प्रतिच्छेदी वृत्त कहते हैं। एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, देखिए एक दूसरे को काट रहा है, इसलिए इसको प्रतिच्छेदी वृत्त कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि दो प्रतिच्छेदी वृत्त, ये देखिए प्रतिच्छेदी वृत्त इसलिए कहते हैं क्योंकि एक दूसरे को ये काट रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है, तो उसको प्रतिच्छेदी वृत्त कहेंगे। अगर ये दो प्रतिच्छेदी वृत्त पर कितने उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा गुजारी जा सकती है, तो इस पर आपको याद रखना है 2 स्पर्श रेखा। देखिए यहाँ पर एक ये गुजारा गया और यहाँ पर ये गुजारा गया। अगर आप यहाँ से गुजारिए, यहाँ से गुजारिए, तो वो एक ही को स्पर्श करेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ से गुजार देते तो एक ही स्पर्श कर, उभयनिष्ठ मतलब दोनों में गुजरना चाहिए। तो अगर आपसे कोई पूछे कि दो प्रतिच्छेदी वृत्त जो होते हैं उस पर कितने उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा गुजारी जा सकती है, तो आपको वो याद रखना है 2 स्पर्श रेखा गुजारी जा सकती है। आगे चलते हैं।
देखिए 6 नंबर में, यदि दो वृत्त सकेंद्रीय हो तो उन पर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कितनी गुजारी जा सकती है? तो वे वृत्त जिसके दो वृत्तों का केंद्र जो होगा एक ही होगा। ये छोटा वाला अगर देखिएगा ये वृत्त है और ये बड़ा वाला वृत्त है, इन दोनों का अगर केंद्र देखिएगा तो एक ही है। यहाँ से ये दोनों का केंद्र जो है ये सेम है। तो इन जब दो वृत्तों का केंद्र एक हो तो उसको क्या कहा जाता है? सकेंद्रीय वृत्त कहा जाता है, उसको सकेंद्रीय वृत्त कहा जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे सकेंद्रीय वृत्त में कितने उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा गुजारी जा सकती है, तो उस पर एक भी नहीं खींची जा सकती। देखिए स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती, तो इसमें जो स्पर्श रेखाओं की जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 0। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा यानी दोनों को टच कर, अगर हम यहाँ से लाइन खींचते हैं तो वो एक ही को टच कर रहा है, यहाँ से यानी एक ही को, तो इस पर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक है, आगे चल देते हैं। 7 नंबर कह रहा है कि यदि दो वृत्त एक दूसरे को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करे तो उस पर 4 उभयनिष्ठ, जैसे हम मान लीजिए कोई दो वृत्त है, यहाँ पर एक वृत्त है और फर्स्ट नंबर वृत्त यहाँ है और यहाँ एक वृत्त है, तो इस पर कितना उभयनिष्ठ रेखा गुजारी जा सकती है? तो इस पर 4। एक यहाँ से ऐसे गुजारेंगे तो दोनों को स्पर्श करेगा, यहाँ पर एक गुजारेंगे तो यहाँ दोनों को स्पर्श करेगा, यहाँ से गुजारेंगे तो दोनों को स्पर्श करेगा और यहाँ से गुजारेंगे तो ये दोनों को स्पर्श करेगा। तो 1 2 3 4। तो इस पर अगर कोई पूछे कि दो वृत्त पर कितने उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा गुजारी जा सकती है, तो याद रखना है 4 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा गुजारी जा सकती है। दो वृत्त पर भाई कितने स्पर्श रेखा गुजारी जा सकती है? तो 2 अगर वृत्त है तो उस पर टोटल 4 स्पर्श रेखा गुजारी जा सकती है। आपको ये 4 कौन कौन सा है? ये चलिए इन थ्योरम प्रमेय को देख लेते हैं। पहला प्रमेय आपको दिया गया है कि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, या वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर खींचा गया लंब त्रिज्या के त्रिज्या पर लंब होती है। देखो ये थ्योरम क्या है, आपको पहले थ्योरम समझ लेना है। जैसे ये स्पर्श है, जैसे ए बी जो स्पर्श रेखा है, ठीक है, और पी जो है स्पर्श बिंदु है, ठीक है, पी जो है स्पर्श बिंदु है, और केंद्र ओ से जब हम पी को मिलाते हैं तो कह रहा है कि आपको ये सिद्ध करके दिखाना है कि ओ पी जो होगा ना, यानी त्रिज्या जो होगी वो होगी लंब हो जाएगी। किस पर? तो इस स्पर्श रेखा अर्थात ए बी पर जो होगी वो लंब होगी, हमें साबित करके दिखाना है। चलिए हम इनको साबित करते हैं, और ये आपको आसान है, थ्योरम समझ लेना है। इन थ्योरम सबसे इंपॉर्टेंट हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यही जब थ्योरम आप कर लीजिएगा तो आपसे क्वेश्चन जो होगा इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा वो आपको सब बनते। चलिए इनको थ्योरम करते हैं, थ्योरम को देख लेते हैं। सबसे पहले आपको जब करते हैं तो उसमें जो गिवन है उसको आपको लिखना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए गिवन क्या है हम देखते हैं इस फिगर से और उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले दिया गया है तो इसको लिख लेते हैं। दिया गया है कि क्या दिया गया, तो भाई आपको दिया गया केंद्र ओ वाला एक वृत्त है। देखिए ये केंद्र एक ओ वाला यहाँ केंद्र है, ओ वाला एक वृत्त है, तो लिख लेते हैं केंद्र ओ वाला कोई एक वृत्त है, कोई एक वृत्त है, वृत्त है जिसमें ए बी जो है स्पर्श रेखा है। आपको जो दिख रहा है वही आपको इसमें लिखना है, जिसमें ए बी स्पर्श रेखा है, ए बी एक स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है तथा और जो P जो है स्पर्श बिंदु है, तो P स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु है, ठीक है। और आपको कुछ नहीं दिख रहा है तो आपको बस इतना ही लिख देना है। आगे चलिए, जो दिया गया है वो लिख लिए, तो सिद्ध क्या करना है उनको लिख लेते हैं। तो सिद्ध करना क्या है, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ये जो OP है ना, यानी त्रिज्या जो है वो लंब है किस पर, तो AB यानी स्पर्श रेखा पर, AB पर। ये साबित करके हमको दिखाना है कि जो OP है वो लंब है किस पर, AB पर। तो चलिए यही साबित करना है, हम इनको साबित करते हैं। अब हम सिद्ध करना जो है वो लिख लिए। अब जो रचना करना है, जो रचना हम यहाँ पर किए थे आपको कि O से हम क्या किए थे, O से हम डॉट डॉट करके ये एक AB रेखा के कहीं Q बिंदु पर, ठीक है, इसको मिला दिए थे। तो ये बात क्या करेंगे, लिखेंगे इसमें, ठीक है। रचना में क्या लिखेंगे, रचना या बनावट लिख सकते हैं। AB पर एक बिंदु Q लेते हैं और उसे वही लिखना है, जो किए हैं वही लिखना है। लेते हैं और उसे O से
मिला देते हैं या मिलाते हैं, ठीक है, जो वृत्त के कहाँ पर मिलता है, तो भाई आर पर कटता है, तो आर पर कटता है, कटता है, ठीक है। रचना जो भी किए थे वो आपको लिख दिए। तो अब क्या करना है, डायरेक्ट प्रमाण में आपको चलना है और प्रमाण में आपको साबित करना है। तो लिखते हैं प्रमाण में देखेंगे हम, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर OQ जो है वो बड़ा है किससे, तो भाई OQ जो बड़ा है वो आप देख लीजिए OR से बड़ा है, OR यही है और OQ इससे भी बड़ा है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर OQ जो है वो बड़ा है किससे, OR से, ठीक है। एवं आप ये कुछ, चूँकि ये वृत्त से बाहर है ना, वृत्त से बाहर है, कौन बाहर है, तो OQ बाहर है और OR जो वृत्त की त्रिज्या है, तो भाई त्रिज्या तो ये इतना, ये यहीं से यहाँ तक है और ये इससे भी आगे गया, तो ये बड़ा ही डिफिनिट है, ये बड़ा इसलिए लिख दीजिएगा चूँकि ये वृत्त से बाहर है, वृत्त से बाहर है, ठीक है। तो ये कॉज दे दीजिएगा। आगे चलेंगे एवं आगे उसी तरह से देखिएगा। एवं OP अगर देखिए तो OP जो है होगा वो छोटा हो जाएगा, किससे छोटा हो जाएगा, तो ये OP जो होगा छोटा हो जाएगा OQ से छोटा होगा। क्यों, क्योंकि अगर OR छोटा है तो छोटा हो जाएगा, क्योंकि ये OP और OR जो है वृत्त की त्रिज्या है। तो यहाँ पर OP जो है छोटा है किससे, तो OQ से। तो यहाँ पर अगर लिख दीजिएगा चूँकि ये भी वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है, अर्थात OR जो है वो बराबर है किसके, त्रिज्या के कारण, ठीक है, त्रिज्या के कारण। चलिए आगे चलेंगे। इसलिए आप ये लिख सकते हैं कि एक बिंदु और किसी रेखा के बीच की न्यूनतम दूरी जो होती है उस बिंदु की दूरी से या उस बिंदु से रेखा पर हमेशा जो होगी वो लंब होगी, ठीक है, लंब होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो OP होगा ना वो लंब है किस पर, AB पर। तो आप इस तरह से प्रूव कर सकते हैं, साबित कर सकते हैं कि जो OP है वो लंब है किस पर, AB पर। तो इसी तरह से आप थ्योरम लिखिएगा और आपको साबित कर लेना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट थ्योरम होता है, पहला थ्योरम है और इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये आप जब क्वेश्चन करिएगा तो अधिकतर क्वेश्चन आपको इसी से देखने को मिलेगा। तो ठीक है, दूसरा प्रमेय है, वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींचा गया स्पर्श रेखा की लंबाई जो होती है वो बराबर होती है। तो ये थ्योरम भी इम्पॉर्टेंट है, ये अगर आप देख लेते हैं तो इससे संबंधित बहुत सारा क्वेश्चन आपको खुद हो जाएगा। चलिए हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए हम पहले एक वृत्त बना लेते हैं, ठीक है, ऐसा वृत्त बना लिया। अब कह रहा है कि वृत्त के किसी बाह्य बिंदु, तो मतलब बाह्य मतलब बाहर, तो मान लीजिए कोई ये बाह्य बिंदु है, ठीक है, इसका नाम दे देंगे और कुछ नाम दे देंगे, ये केंद्र है, ये वृत्त का केंद्र है, इसका नाम दे देते हैं O और इसका नाम दे देते हैं P, ठीक है। और कह रहा है कि किसी बाह्य वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से, तो वृत्त के किसी बाह्य बिंदु P बिंदु से वृत्त पर खींचा गया स्पर्श रेखा। तो देखिए हम वृत्त पर स्पर्श रेखा को ये खींच लेते हैं और एक स्पर्श रेखा जो है आपको ये खींच लेते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर जहाँ पर स्पर्श करेगा तो इसका एक नाम दे देंगे, तो ये मान लीजिए हम इसका नाम दे देते हैं P, ये दे देते हैं Q और इसका नाम दे दे देंगे R, ठीक है, ये R दे देते हैं। तो कह रहा था कि वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से, तो ये P एक बाह्य बिंदु है और वृत्त पर खींचा गया स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा इस पर बाह्य बिंदु से, एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा गुजारी जा सकती है। जो पहला गुजार लिए तो वो PQ है और दूसरा PR है, ठीक है। तो वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई जो होगी बराबर होगी, यानी ये सिद्ध करके आपको दिखाना है कि जो PQ होगा ना वो बराबर हो जाएगा किसके, PR के बराबर होगा। ये हमें साबित करके दिखाना है। चलिए हम अब इस क्वेश्चन को साबित कर लेते हैं। सबसे पहले जो दिया गया है आपको दिखाई दे रहा है वो चीज़ आपको लिख लेना है। चलिए हम लिखते हैं, दिया गया है या गिवन है, दिया गया है। चलिए दिया गया है कि सबसे पहले केंद्र O वाला एक वृत्त खींचे थे, तो लिख देंगे केंद्र
ओ वाला एक वृत्त है, ठीक है। केंद्र O वाला एक वृत्त है तथा P एक बाह्य बिंदु है, क्योंकि बाहर स्थित है, एक बाह्य बिंदु है तथा इसमें और देख लीजिए, ये PA और PQ जो होगा, PA और BA जो PQ है वो दो स्पर्श रेखाएं हैं तथा PQ एवं PR दो स्पर्श रेखाएं हैं, और लिखना है तो भाई लिख सकते हैं कि Q यहाँ Q और R जो है स्पर्श बिंदु है। तो अगर आपको लिखना चाहते हैं तो इसमें लिख सकते हैं, नहीं तो यहीं पर आप छोड़ दीजिएगा। चलिए आगे अब हमें साबित क्या करना है तो वो भी लिख लेते हैं। तो सिद्ध करना है कि PQ जो होगा वो बराबर होगा किसके, बराबर होगा वो PR के बराबर होगा। PQ जो होगा वो PR के बराबर होगा, ये हमें साबित करके दिखाना है। चलिए रचना हम कुछ करेंगे, इसमें वो लिख लेंगे रचना, ठीक है, या रचना या बनावट। ठीक, रचना क्या करना है, आपको O से Q को पर लंब डालना है और O से R पर लंब डालना है। लंब का मतलब हम आपको शुरू में ही बताया कि अगर कोई स्पर्श रेखा है और जिस बिंदु पर स्पर्श करती है, अगर आप केंद्र से उसको मिलाते हैं तो वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। हम पहला थ्योरम में आपको ये बता चुके हैं। अगर मान लीजिए जैसे ये Q R स्पर्श बिंदु है और अगर हम केंद्र O से इसको मिला देते हैं तो यहाँ पर भी 90 डिग्री यानी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो हम क्या करेंगे, O से Q तथा R पर लंब डालेंगे और एक और रचना करेंगे, P को O से मिलाएंगे। तो इसको भी लिख देना है, P को O से मिलाते हैं। तो ये जो हम किए हैं रचना में उसको लिखना पड़ेगा। चलिए हम लिख लेते हैं। रचना में क्या किए, P को O से मिलाते हैं तो लिखेंगे P को O से मिलाएं तथा और क्या किए हैं, केंद्र O से R पर लंब, R तथा Q पर लंब डालते हैं तथा केंद्र O से R तथा Q पर लंब डाले, ठीक है, लंब डाले यानी 90 डिग्री एंगल बनाए। ठीक है, रचना जो किए हम वो रचना में इसको लिख लेंगे। चलिए प्रमाण में देख लेते हैं। तो प्रमाण में आते हैं। प्रमाण में आप यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर दो त्रिभुज का निर्माण होता है। एक त्रिभुज आप दिखाई दे रहा होगा, ये है POR और दूसरा दिखाई दे रहा होगा POQ या PQO और PRO। तो ऐसे लिख लीजिएगा। यहाँ प्रमाण में यहाँ त्रिभुज PRO तथा त्रिभुज PQO में, ठीक, त्रिभुज को, ये दोनों त्रिभुज को लिख के दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम करना है। जो भी शर्त से अपना ले, बहुत सारे 9th में आपको शर्त बताया गया था, SSS, SAS, RHS, ऐसे बहुत सारे सर्वांग सम का शर्त होता है। उन शर्तों में से आपको कोई शर्त, अब सबसे पहले RHS आप देखिएगा तो राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। तो हम आपको बताया 90 डिग्री के जो सामने होता है, जो भी भुजा सामने होती है 90 डिग्री के जो सामने होते हैं वो होता है कर्ण यानी हाइपोटेनस होता है। तो R के सामने कौन है भाई, तो PO है, और Q के सामने कौन है, तो PO है। तो ये हाइपोटेनस है यानी ये क्या है, कर्ण है। तो ये कर्ण जो होगा ये कर्ण है। अब आपको इसमें देखना क्या क्या चीज़ें बराबर है तो इसको लिख लेना है। इसमें चलिए इसको लिख लेते हैं। इसमें हम ये लिख सकते हैं कि एंगल R जो है वो एंगल Q के बराबर है। क्यों, तो यहाँ पर 90 डिग्री के कारण है ना, ये 90 है और ये भी 90, तो इसलिए बराबर हम कह सकते हैं कि एंगल R होगा एंगल Q के बराबर। क्यों, तो 90 डिग्री के कारण, ठीक है, 90 डिग्री के कारण होने के ये एंगल R और एंगल Q जो होगा 90 डिग्री के कारण क्या होगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, इसलिए बराबर हो जाएगा। यहाँ पर PO यानी कर्ण के सामने जो देखिए 90 डिग्री के सामने जो होता है वो कर्ण होता है। तो अगर R के सामने देखिएगा तो PO है और Q के सामने भी PO है। तो ये दोनों में उभयनिष्ठ है। तो हम लिख सकते हैं कि इसमें तथा PO बराबर है PO के। क्यों, तो भाई दोनों में उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ मतलब दोनों में स्थित है, ये दोनों में बदल नहीं रहा है, दोनों में स्थित है, इसलिए उभयनिष्ठ होने के कारण क्या होगा, बराबर होगा। और अगर इसमें देखें तो भाई इसमें देखें तो OQ जितना OQ है उतना ही OR है, क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं हैं। आपको पता होगा कि एक वृत्त में बहुत सारी त्रिज्याएं होती है और ये त्रिज्या आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो इसलिए OR बराबर हो जाएगा OQ के।
तो यहाँ पर लिख सकते हैं तथा ओ आर जो होगा वो बराबर हो जाएगा ओ क्यू के, ठीक है। क्यों? तो वृत्त की त्रिज्या के कारण, वृत्त की त्रिज्या होने के कारण, ठीक है। चलिए, तो ये आप लिख लीजिएगा, वृत्त के त्रिज्या होने के कारण। तो आप देखिएगा राइट एंगल, हाइपोटेनस और एक साइड, तो हम सीधे से लिख सकते हैं RHS शर्त के अनुसार, RHS राइट एंगल, हाइपोटेनस, साइड, शर्त के अनुसार ट्रायंगल कौन सा? तो भाई PRO सर्वांगसम होता है ट्रायंगल PQO के, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम हो जाएंगे। और जैसे ही सर्वांगसम होंगे तो आपको पता है कि दो त्रिभुज जब सर्वांगसम होते हैं तो उसकी संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर हो जाती है। तो भाई आपसे कह रहा था कि PQ बराबर होना चाहिए PR के। देखिए, तो PR के संगत भुजा कौन है? तो PQ है, तो इसलिए बराबर, अतः सिद्ध होता है। अतः हम लिख सकते हैं कि भाई PQ बराबर होगा PR के, PQ बराबर PR के। ये साबित करना था कि भी PQ और PR जो होगा बराबर होगा, तो ये साबित हो गया। तो ठीक है, तो आपको साबित हुआ। चलिए, हमें जो साबित करना था वो साबित हो गया कि भाई अगर कोई बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्शरेखा गुजारी जाएगी और दोनों स्पर्शरेखा क्या होगी? आपस में बराबर होगी। तो यही साबित करना था। एक थ्योरम है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आपको इसको बहुत आसान है और इस थ्योरम को आपको देख लेना है। ये थ्योरम आपको हर एग्जाम में पूछा डेफिनिट है, आपको तो 5 नंबर का क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। तो इसको फर्स्ट नंबर थ्योरम, ये 2 थ्योरम इस चैप्टर से रिलेटेड है। ये दोनों थ्योरम को आपको देख लेना है। ये दोनों थ्योरम आपको डेफिनिट है एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये पहला जो थ्योरम है, ये फर्स्ट नंबर जो थ्योरम पढ़े थे, इसी का जस्ट उल्टा जो थ्योरम है आपको ये थ्योरम है ऊपर में है, ठीक है। तो ये 2 थ्योरम को आपको देख लेना है। दोनों थ्योरम आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और चैप्टर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको चैप्टर सॉल्व करना है तो इस दोनों थ्योरम को आसानी से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा और इसका एक नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है, जिससे कि आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे के पार्ट में हम लोग प्रवृत्त से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।